सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुसुम यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस का मॉड्यूल नंबर 5 है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर मॉड्यूल 5, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, चैप्टर 2, मर्चेंट बैंक्स, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी होंगे, आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है और लॉन्ग फॉर्मेट में करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन असाइनमेंट का सॉल्व करना है। आइए चलते हैं आगे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी होती हैं जो किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का या कॉरपोरेट बॉडी या कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस है, उसकी सिविल स्कोर निकालती हैं, उसका क्रेडिट वर्दीनेस निकालती हैं, डिपेंड ऑन वेरियस पैरामीटर। हर चीज़, कई पैरामीटर होते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके बेस पे उनका क्रेडिबिलिटी निकालते हैं कि अगर इस पर्सन को कोई क्रेडिट दिया जाए या लोन दिया जाए तो वो कितना एलिजिबल है या कितना काबिल है कि वो टाइमली उसको पे कर पाएगा, या फिर उसका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। आज के डेट में आप छोटा से छोटा लोन लेने जाओ या बड़ा लोन लेंगे, आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपका सिविल स्कोर कैलकुलेट करती हैं। और अब तो ये भी हो गया कि ऑनलाइन ऐप ऐसे हैं कि आप वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, अपना पैन और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल होगी, आपका जो सिविल स्कोर ऑलरेडी दिख रहा होगा वो आपको शो होने लगेगा। जरूरी नहीं कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास लॉन्ग प्रोसीजर के फॉर्म में जाएं। अब क्या है कि आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करेंगे, कोई ना कोई सपोर्टिंग असिस्टेंट ऐप होगा, ठीक है, और उस पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ से आपको अपना सिविल स्कोर टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। क्योंकि आप कोई भी फाइनेंस लेने जाएंगे, व्हीकल फाइनेंस, होम फाइनेंस, इन सब में बोलते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट, आप लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट लगता है, उसके लोन में थोड़ा बहुत परसेंटेज का कंसेशन मिल जाता है। तो आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा, आपको उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव आपका जो लोन है, आगे का फर्दर जो भी लोन है, वो मिलता है। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। तो इंडिया में या इंडिया के बाहर ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं जो ये वर्क करती हैं। यहाँ पे इकरा है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है, क्रिसिल है, एक्यूट है और केयर है, केयर रेटिंग है। ये सब हैं, इनके सब अलग अलग पैरामीटर हैं जो AAA एकदम हाई स्टैंडर्ड से लेकर D डिफॉल्ट तक के स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटी पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे। आइए हम इस पे थोड़ा रिव्यू करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हम सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी भी बोलते हैं इंडिया में, और ये बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस निकालता है किसी एक बारोवर का। वो बारोवर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, या सरकार भी हो सकती है। बहुत बार हमारे भारत सरकार को बाहर से फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या अदर कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन होगा, उससे फंड की ज़रूरत होगी, तो वो लोग भी हमारा सिविल कराते हैं। हमारा सिविल मतलब हमारा क्रेडिट वर्दीनेस कराते हैं कि भाई ये नेशन पैसे दे पाएगा कि नहीं टाइमली, इसका क्या मतलब क्रेडिट हिस्ट्री रही है। जिस हिसाब से जितनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी, उतना अच्छा हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएंगे, उतना हमारे ऊपर रिलायबिलिटी होगी, और उतना ज़्यादा अच्छा हमें फंड के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। बाहर से भी फंड के ऑप्शन बहुत आएंगे अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा है तो। अब इसमें कहा जाए तो जो क्रेडिट रेटिंग एक्टिविटी है, इसमें कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स। नेक्स्ट है टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है इंफॉर्मेशन में, सिमेट्री नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करना होता है। क्योंकि जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उस चीज़ को अगर हम नहीं दूर करेंगे तो एक अच्छी रिपोर्ट हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा
ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर सिविल स्कोर पता होता है तो हम सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं कि हम सामने वाले को कितना फाइनेंस दे सकते हैं, कितना लोन दे सकते हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, और ये इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्रेडिट पेमेंट का, उस हिसाब से हम आगे डिसीजन भी ले पाएंगे। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी इनहांस करती है। इसके बाद टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ कैपिटल व्हेन if there is a good score, then automatically flow of capital move from lender to borrower. To protect consumer and investor, जो भी इन्वेस्टर किसी में पैसा लगाना चाहता है तो अगर उसके पास उसका क्रेडिट वर्दीनेस का रिपोर्ट रहेगा तो वो सोच समझ के अपने मतलब कि अच्छे से डिसीजन ले सकता है कि कितना अमाउंट लगाना है, कितना लगाना है, नहीं लगाना है या कुछ भी। तो ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट। अब ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख लेंगे कि कुछ स्कोर्स हैं जो कि 300 से लेकर 850 तक गया है। तो उसमें कुछ पैरामीटर है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, कोई अल्फाबेटिकली कैलकुलेट करता है तो कोई इस फॉर्म में। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा जो हम देख सकते हैं कि 300 से 629 तक अगर हमारा स्कोर आ रहा है कैलकुलेशन में तो वो बैड माना जाता है कि ऐसे बारोवर को आप लोन देंगे तो वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। इसके बाद 630 से 689 तक का स्कोर हमारा आता है तो फेयर इनफ है, मतलब ठीक है, दिया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 690 टू 719 तक का है तो अच्छा स्कोर है, आप इस पे दे सकते हैं। एंड 720 से 850 तक अगर स्कोर है तो एक्सीलेंट स्कोर है कि ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं, ये टाइमली पेमेंट कर देते हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं करते हैं और रेगुलरली पेमेंट करते रहते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो क्रिसिल है, इकरा है, केयर है या फिच है, ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो इन्होंने सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स निकाले हैं। AAA से स्टार्ट होता है और D पे एंड होता है। D फॉर डिफॉल्ट, AAA हाईएस्ट सेफ्टी। तो अब यहाँ देखिए क्रिसिल का, इकरा का, केयर का या फिर फिच का, जो भी है बस एक अल्फान्यूमेरिक के सिंबल में थोड़ा डिफरेंस होगा, बाकी सब में देखिए AAA, AA, BBB, B, C, D इस फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा। तो AAA अगर है तो हाईएस्ट सेफ्टी होता है, और AA है तो हाई सेफ्टी होता है, A है तो एडिक्वेट सेफ्टी है, BBB है तो मॉडरेट है, BB है तो इनएडुकेट है मतलब कि प्रॉपर नहीं है, और B है तो हाई रिस्क है, C है सब्सटैंशियल रिस्क है, और D है तो डिफॉल्ट है कि ऐसी पार्टी रहेगी अगर D स्कोर है तो देन वो डिफॉल्ट करेगी ही करेगी। ये तो था कि डिबेंचर के फॉर्म में ऊपर दिखाया गया है, डिबेंचर में अगर ये स्कोरिंग आ रही है। इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसमें इन्होंने 3 पैरामीटर पे बताया, हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी एंड एडिक्वेट सेफ्टी। इस बेस पे अलग अलग जो भी क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, फिच है, इन्होंने अपना आइडेंटिफाई कर लिया। फिच ने अपना T से आइडेंटिफाई कर लिया, केयर ने केयर यूज करके किया है, एंड इकरा ने M और जहाँ L यूज करना है वहाँ किया है, क्रिसिल ने F यूज किया है। तो अलग अलग अल्फान्यूमेरिक इन सब ने यूज किया है। आगे हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग स्टेप्स। तो क्रेडिट रेटिंग स्टेप में आपका प्री रेटिंग आता है, रेटिंग आता है एंड पोस्ट रेटिंग, ये 3 स्टेप में बटा हुआ है। प्री रेटिंग में हमारे कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे क्रेडिट रेटिंग में देते समय। तो प्री रेटिंग में हमारा आएगा रेटिंग मैंडेट एंड अग्रीमेंट, जो भी रिक्वायर्ड मैंडेट या एग्रीमेंट है उसको हमें देखना पड़ेगा। साथ में नॉन एश्योरेंस ऑफ पर्टिकुलर रेटिंग वो भी चेक करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉलिसी एंड प्रोसेसेस टू इशूअर, जो भी क्रिटिकल पॉलिसी एंड प्रोसेसेस हैं वो इशूअर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वर्क कर रहा है वहाँ पे। ये तो है प्री रेटिंग पे जो हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट रेटिंग के स्टेप में कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेटिंग पॉलिसीज,
यूज ऑफ क्राइटेरिया, रिसर्च एंड मैनेजमेंट मीटिंग्स, रेटिंग कमिटी फॉर रेटिंग असाइनमेंट्स, इनिशियल रेटिंग असाइनमेंट एंड अपील प्रोसेसेस। ये हमारे स्टेप है रेटिंग के टाइम पे। एंड आफ्टर जब रेटिंग अलॉट हो जाएगा देन पोस्ट रेटिंग में हमें क्या करना है, हम उस रेटिंग का पब्लिकेशन करेंगे, सर्विलियंस भी करेंगे। इस वजह से क्योंकि जरूरी नहीं कि 3 महीने पहले जो हिस्ट्री रही 3 महीने बाद भी वही होगी, हो सकता हो 3 महीने या 6 महीने बाद रेटिंग डेंजर भी हो सकती है या एक्सीलेंट भी हो सकती है। देन तो हमें कंटिन्यूअसली सर्विलियंस में भी रखना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसा इशू एबनॉर्मलिटीज होता है तो हम अपनी रेटिंग को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमें इन सब क्रेडिट रेटिंग में ये फॉलोइंग 3 स्टेप में ये प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2 मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट बैंक्स बेसिकली डायग्राम में आप अगर देख रहे होंगे तो ऐसी बैंकिंग जो बैंकिंग एक्टिविटी तो कर रहे हैं साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बैंकिंग एक्टिविटी उनके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं एंड अदर देन जो उनके सेकेंडरी फंक्शन है उसमें एक मर्चेंट बैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट है। कंसल्टेंसी में इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स फॉर फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स। एंड देन मर्चेंट बैंकिंग क्या है, एक फाइनेंशियल इंजीनियर की तरह वर्क करता है किसी बिजनेस में। जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हैं ये इंडिया में बहुत प्रिविलेंट हैं। मोस्टली बैंकें, ऑलमोस्ट बैंकें इसमें रजिस्टर्ड हैं और वो वर्क करती हैं एज अ मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंक्स हैं तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इनका क्या पर्पस था, तो हम देखते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस एंड सॉल्यूशन टू कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। बेसिकली यहाँ कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, यहाँ पे कोई ना कोई बॉडी होगी, कोई एसोसिएशन होगा, इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में होगा या कोई कॉर्पोरेट बॉडी होगी, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होगा जिसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। यहाँ बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, ये उनको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और अगर कोई इशू होता है तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है मर्चेंट बैंकर में, दूसरा है कि इनको अंडर राइटर की तरह भी वर्क करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि अगर सिक्योरिटी नहीं फुल्ली मार्केट में सब्सक्राइब्ड हो रही है तो उस केस में इनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको आप फुल्ली सब्सक्राइब करवा दें। तो मर्चेंट बैंकर एक्ट एज अंडर राइटर बेसिकली। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फॉर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स। इसके साथ साथ मर्चेंट, चूंकि ये बैंकिंग एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं तो ये इन्वेस्टर को कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है तो उसके अगेंस्ट ये फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये डेट बेस्ड हो या इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग हो, दोनों ही फाइनेंसिंग ये कर देते हैं। मतलब ऐसी सर्विसेज ये दे सकते हैं, या तो नया प्रोजेक्ट होगा उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, या फिर पुराना होगा उसका एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हम परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग की एक्टिविटी भी ये करते हैं। साथ में मैनेजिंग एंड रीस्ट्रक्चर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। इसका मतलब है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं या ऐसे लोन जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, ऐसे लोन का ये रीस्ट्रक्चरिंग कर दे रहे हैं, उसको छोटे छोटे लोन में बांट दे रहे हैं ताकि जो भी बरोवर है अगर वो कोशिश करे, वो जमा करना चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जमा कर दे, धीरे धीरे जमा करता रहे। तो इस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। और नहीं हो पा रहा है तो मैनेज करते हैं, ओटीएस स्कीम या तरह तरह की स्कीम लागू करते हैं ताकि लोन से कुछ ना कुछ तो रिकवर हो जाए। या फिर और भी चीज़ें हैं, अगर सिक्योर्ड एसेट्स हैं तो उनको सेल आउट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में। नेक्स्ट है प्रोवाइड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च। अब यहाँ पे क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड यूनिट से रिलेटेड आता है कि म्यूचुअल फंड यूनिट का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें एसेट मैनेजमेंट का आ जाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी को एक बकेट में रखना। एक बास्केट है उसमें जैसे डिफरेंट टाइप के फल रखे होते हैं, उसी प्रकार से आप एक सिक्योरिटी का बास्केट होता है जिसमें आप हाई मतलब कि हाईएस्ट रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला
मॉडरेट रिस्क वाला, नॉन रिस्क मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रिस्क फ्री होती हैं, आप इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किसी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा तो दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे और आपको एक मॉडरेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये सब पूरा वर्क होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ठीक है, ये सब हैं मर्चेंट बैंक्स के ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम क्या है, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन की सिस्टम क्या है। उसमें है कॉरपोरेट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अर्लियर हम ऑब्जेक्ट में डिस्कस ही कर चुके थे। इसके अलावा बिल डिस्काउंटेड एंड एक्सेप्टेंस क्रेडिट, चूँकि ये मर्चेंट बैंकिंग है तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद स्पेशलाइज सर्विसेज, अब बेसिकली ये इशू मैनेजमेंट, क्रेडिट सिंडिकेशन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग, फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह, ये भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से मर्चेंट बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया में, जिस हिसाब से ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट, चूँकि मर्चेंट बैंकिंग सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड वर्क करते हैं तो इनके ऊपर सबसे पहले सेबी का जो भी रेगुलेशन है वो लागू होता है। उसके अंडर इनको सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज अ मर्चेंट बैंकर। आफ्टर दैट ही ये कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये मर्चेंट बैंकर्स की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन 1992 बेसिकली रेगुलेट करने के लिए है वो एक्टिविटी जो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं इंडिया में। उनको रेगुलेट करने के लिए चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे उनका प्रोसेस हो, एलिजिबिलिटी हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उनका पेनल्टी क्या होगी, ये सब जो है इस रेगुलेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब कौन कौन सी कंप्लायंसेस होनी चाहिए मर्चेंट बैंकर के लिए, और टाइम टू टाइम कौन से एक्ट और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये भी इसमें मेंशन है। क्योंकि मर्चेंट बैंकर एज अ इशूअर, एज अ अंडर राइटर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और फॉर रिस्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रेस एसेट्स और अदर फंक्शन भी करता है। तो जो भी रिक्वायर्ड या जो भी अप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन होंगे वो भी इनके ऊपर अप्लीकेबल होंगे एज इट इज़। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट है लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर का मीन्स है कि वो मर्चेंट बैंकर जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया हो अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम कोई शेयर लॉन्च कर रही होती है, नया नया इशू लॉन्च करती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। तो इस केस में जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है उसको लीड मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आईपीओ के टाइम पे उसको करनी पड़ती है, जैसे अंडर राइटिंग द आईपीओ। इसका मतलब है कि वो गारंटी लेता है कि जो भी शेयर्स अगर नहीं बिकते हैं मार्केट में ऑफर प्राइस पे तो मर्चेंट बैंक उसे परचेज कर लेगा एज अ अंडर राइटर। आफ्टर दैट ये जो भी कंपनी को आईपीओ का प्रोसेस फॉलो होना है या जैसे भी करना है, क्या ऑफर प्राइस रखना है, मतलब कौन सा प्राइस लॉन्च करना है, मार्केट में किस तरीके से लॉन्च करना है और कैसे इसका मैनेज करना है, ये पूरी एडवाइस ये कंपनी को प्रोवाइड करता है। साथ में आईपीओ इन्वेस्टर के बीच में इसकी मार्केटिंग भी करता है। अब कोई आईपीओ आया है तो आपको कैसे पता चलेगा, न्यूज़पेपर, तरह तरह के एडवर्टीजमेंट, यानी कि उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। इस तरीके से लीड मर्चेंट बैंकर रिस्पॉन्सिबल है एक आईपीओ को लॉन्च करने से लेकर फाइनलाइज करने के बिहाफ पे, और साथ ही साथ इसको एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करना पड़ता है जिससे कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो सेव हो जाए, प्रोटेक्ट रहे। अदरवाइज से भी अपने रेगुलेशन के थ्रू कंप्लायंसेस इम्पोज करते रहता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको मर्चेंट बैंकर बनना है तो मिनिमम आपका नेटवर्थ 25 लाख रुपीज़ 25 करोड़ का होना ही होना चाहिए।
और इसके अलावा आपने प्रीवियस 3 इयर्स में कोई एक आईपीओ तो मैनेज किया हो। अगर आप ये कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा आगे कुछ स्टेप्स हैं हमारे, प्री इशू मैनेजमेंट बाय मर्चेंट बैंकर, पोस्ट इशू मैनेजमेंट बाय मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो प्री इशू मैनेजमेंट का मतलब है जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ रही है उसके आने से पहले कौन कौन से कंप्लायंसेस, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है जो मर्चेंट बैंकर्स को करना है। पोस्ट इशू मैनेजमेंट का मतलब है कि जब इशू आ गया, आईपीओ मार्केट में आ गया है और ऑफर भी हो गया है, उसके बाद हमारे कौन कौन से ऑब्लिगेशन है जो लीड मर्चेंट बैंकर्स को करना होता है। इसके बाद मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया का मतलब है इंडिया में किस तरीके से कौन कौन से इन्वेस्टर्स या इंटरमीडियरीज इस टाइप के वर्क करते हैं, उनकी कुछ लिस्टिंग होगी टेंटेटिवली। आइए अब आगे चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है और उसका लॉन्ग आंसर फॉर्म में रिस्पॉन्स देना है। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यहीं पे हमारे इस मॉड्यूल का समापन हो रहा है। थैंक यू सो मच।